कथावाचक मनोज ब्लास्टर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ब्लास्ट करने वाले हैं। मुझे लग रहा है 6 रोज से लगातार कथा को ब्लास्ट करने वाले कथावाचक मनोज जी और उनके साथ में जितनी भी टीम है उसको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ भी अपनी बात को शुरू करने से पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। इस पंडाल में बैठी मेरी माताएं और बहनें और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, इतनी रात में मेरे आने के लिए आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए भी मैं उन सब लोगों को जो हमसे बड़े हैं उन सबको मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मेरे प्यारे छोटे भाई और छोटे बच्चे रात में 11 बजे डॉक्टर नवल किशोर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाला जो समय है, जो मैं लगातार 6-7 साल से काम कर रहा हूं, मुझे लग रहा है धरातल पर डॉक्टर नवल किशोर पहुंचने का काम कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि गंगा की तलहटी में हम सब बैठे हुए, जहां से मां गंगा जाती है, ऐसी पतित पावन स्थली पर हमारे बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध के उपासकों का जन सैलाब और रात्रि सैलाब ये इस बात को संदेश दे रहा है कि पिछले 4.5 साल में तथागत के धम्म को जितना नुकसान पहुंचाया है, वर्तमान की सरकार ने जितना नुकसान पहुंचाया है, मुझे लगता है अब सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बुद्ध के धम्म की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाली सरकार को, हमारे किसानों के मान और सम्मान को आघात पहुंचाने वाली सरकार को, चूंकि रात में अभी आ रहा था, मैं रात में अभी आ रहा था, तमाम खेतों पर मैंने जो खेतों की रखवाली करते हुए हमने किसानों को देखा तो इतना पीड़ा हुई कि दिन में हम सब मेहनत करते हैं और रात में फिर खेतों की रखवाली करते हैं। इसलिए आने वाला जो समय है, बुद्ध का धम्म भी यही कहता है, बुद्ध का धम्म भी यही कहता है कि परिवर्तनशील समय के साथ हम सबको बदल जाना चाहिए। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इतनी रात में इस पंडाल के नीचे हम सब जो बैठे हैं, उस बैठने के पीछे तथागत बुद्ध का धम्म था, जिस धम्म में कहा गया त्रिशरण में कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्धि की शरण में जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई का हमें जो असली अधिकार दिया, वो हमें अधिकार दिया मां सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने। और मां सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले जी के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए पूरे इस भारत देश में स्थापित करने के लिए मंच पर पीछे हमारे जो चित्र लगा हुआ है, जो महान हस्ती है
जिसने करोड़ों करोड़ों पिछड़ों और दलितों का उद्धार किया, इस भारत देश को बेहतरीन संविधान दिया, ऐसे महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में भी मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना बेहतरीन संविधान न बनाया होता तो डॉक्टर नवल किशोर आज डॉक्टर नहीं होता, वो सिर्फ एक नवल किशोर होता। नवल किशोर के आगे लगाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतने बेहतरीन संविधान दिया था और उस संविधान में पिछड़ी जाति और दलित जातियों के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। इतना बेहतरीन संविधान के चलते नवल किशोर से डॉक्टर नवल किशोर बनने का काम किया, लेकिन उसके पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि ये इतना बेहतरीन संविधान जो मैं आज बना रहा हूं, अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन करने वालों की अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो हमारा संविधान किसी काम का नहीं है। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने वाले साकी कुशवा और मौर्य समाज के लोग थे या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, एक महीने के अंदर ही बाबा मुख्यमंत्री जी ने, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि साकियों के लड़के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या दूसरे विश्वविद्यालयों में डॉक्टर बनने का काम करें। बाबा मुख्यमंत्री जी ने एक महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश से पिछड़ी जाति के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया और 2 साल हो गई। मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था आपका कि जिस समय मैं आज से 25-30 साल पहले इस प्रदेश में जो सरकार थी वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रहा करती थी, आदरणीय बहन जी की सरकार रहा करती थी, और उस सरकार के द्वारा पिछड़ों का जो रिजर्वेशन है, एससी का जो रिजर्वेशन है, वो सरकार लागू करने का काम किया करती थी। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं होगी तो ये हमारा संविधान किसी काम का नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 2 साल हो गए, 2 साल बाद आज हम बुद्ध कथा के माध्यम से हम और आप रूबरू हो रहे हैं। कोरोना के नाम पर पिछले 2 साल से हमारे विद्यालय टोटली बंद पड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हमारे गरीब, पिछड़े या दलित या सर्व समाज के गरीब परिवार के बच्चे हुआ करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 8,06,000 विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे एक साल में 55 लाख के आसपास हुआ करते हैं। 2 साल की बात करूं तो 1,10,00,000 बच्चों का भविष्य अंधकार हुआ या नहीं। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा बगैर परीक्षा दिए पास कर दिए गए। इन दोनों कक्षाओं में पढ़ने वालों की संख्या
तकरीबन 56 लाख के आसपास होती है। 1 करोड़ 10 लाख हमारे प्राइमरी विद्यालय के बच्चे चले गए। 10वीं और 12वीं के करीब 56 लाख बच्चे चले गए। ये तो मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं। अगर बात मैं चूंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं आपके समाज से, मैं भी कभी इन बच्चों की तरह बुद्ध कथाओं में नीचे बैठा करता था और बुद्ध कथा में मेरे जैसे कोई वक्ता या राजनेता आया करते थे और वो कहा करते थे कि बेटा पढ़ाई करो और पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। लेकिन दुख इस बात का है, बात मैंने अभी प्राइमरी एजुकेशन की और इंटर की। अगर मैं मेडिकल एजुकेशन की बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 56 मेडिकल कॉलेज हैं और इन 56 मेडिकल कॉलेज में 2500 से ज्यादा बच्चे हमारे पिछड़े और दलित समाज से हर साल पहुंचने का काम किया करते थे। 5 साल की सरकार में करीब 12,500 MBBS बच्चों को, हमारे परिवार के बच्चों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर बनने से रोका है। इसलिए मैं बताए देना चाह रहा हूं, आज हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस समाज का इतिहास करना है, जिस समाज को बर्बाद करना है और जिसका इतिहास बर्बाद करना है, उसकी सबसे पहले तो किताबें जला दो और किताबें जलाने के बाद बच्चों की शिक्षा पर रोक लगा दो। वो समाज टोटली बर्बाद हो जाएगा। पूरी दुनिया को मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो भगवान बुद्ध की धरोहर था, उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 6 महीने तक आग लगती रही। जो कुछ थोड़ा बहुत इतिहास बचा उसको दूसरे देशों से ट्रांसलेट करने के बाद पाली भाषा, चूंकि भगवान बुद्ध के धम्म की ज्यादातर जो गाथाएं हैं वो पाली भाषा में थी, उसके बाद ट्रांसलेट करके इधर आई और बुद्ध की धम्म की संस्कृति के साथ जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना अच्छा संविधान लागू किया तो हमारे बच्चे डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, IAS और PCS बनने लगे। आज भारत का संविधान जो खतरे में है, उसके पीछे मानसिकता सिर्फ एक ही है और वो मानसिकता ये है कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा जब मेडिकल कॉलेज या DM और कलेक्टर की कुर्सी पर जो बैठने लगा, वो इनको कतई पसंद नहीं है। इसलिए मैं कह देना चाह रहा हूं, इन 4.5 साल में हमने बहुत कुछ खोया है। हमने इतना खोया है, हमने कोरोना के नाम पर अपने बहुत सारे लोगों को, सगे संबंधियों को खोया है। मेरे चाचा भी इस कोरोना में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। पता नहीं कितने लोगों ने, आपको कोरोना का काल याद होगा, इस कोरोना को हवाई जहाज से इंडिया में लाने का काम इन लोगों ने किया और जब धरातल पर आ गया तो हमारे प्रदेश की और देश की क्या हाल हुए देखने लायक थे। दिल्ली से लोग पैदल आ रहे हैं, कितने लोगों ने रास्ते में घर आते आते जान दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। पहली कोरोना की लहर आई, उसके बाद दूसरी कोरोना की लहर आई। जब दूसरी कोरोना की लहर आई तब तो इस तरह से बर्बाद कर दिया कि कोई स्पीड पे सिलेंडर लेके घूम रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई बौद्ध वृक्ष पर बैठा है। ऐसी तस्वीरें भी, आप भयानक तस्वीरें आप सबने देखी। शायद दुनिया के इतिहास में इससे खतरनाक मंजर आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन सरकार ने कहीं कोई भी व्यवस्था नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश जी को, जिन्होंने अपनी सरकार के दौरान जहां 15 से 20 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश में 56 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। और उन मेडिकल कॉलेजों में अगर बढ़िया बिस्तर और दवाई की व्यवस्था न होती और मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल न होते तो शायद हम और आप भी आज यहां नहीं होते। इसलिए बस मैं ये बुद्ध कथा के माध्यम से आपको संदेश देने आया हूं और बताने आया हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और संविधान खत्म करके जो मनुस्मृति का संविधान है इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मानने वाले मेरे लोगों, तथागत बुद्ध ने कहा था कि समय परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील समय में आपको परिवर्तित हो जाना चाहिए। और आज की डेट में मुझे कोई निसंदेह शंका नहीं होगी, निसंदेह अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और भगवान बुद्ध के मिशन को अगर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश जी कर रहे हैं। इसलिए 2022 के चुनाव में ये चुनाव इस बात का चुनाव नहीं है, ये बात इस बात का चुनाव नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन ये चुनाव इस बात का चुनाव होगा क्योंकि हमने अभी आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी को विधुना में मैंने एक कार्यक्रम के द्वारा आमंत्रित किया था और आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी ने बोला था कि ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा हम सब उसको वोट देने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर बुद्ध का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विजन अगर लाना है तो मैं निसंदेह इस कथा के माध्यम से आप सबको हुंकार भर के कहना चाहूंगा, आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में ही हमारे माताएं और बहनों, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शिक्षा का विकास हो सकता है, हमारे भाइयों का विकास हो सकता है, हमारे किसानों का विकास हो सकता है, छोटे छोटे ठेला लगाने वाले हमारे रोजगार भाइयों का विकास हो सकता है। वरना अगर इस बार हम चूक गए तो कम से कम 25 साल नीचे जाने का काम करेंगे। इसलिए रात बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे बच्चों को छोटे छोटे नींद आ रही है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बातें बहुत सारी करनी है। लेकिन कुल मिला के हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने जहां करुणा और मैत्री के संदेश के दम पर पूरे देश में बुद्ध की संस्कृति को लोहा मानने का काम किया था, हम लोग भी कुछ भी करेंगे लेकिन बुद्ध की संस्कृति को जो आगे बढ़ाने का काम करेगा उसको हम सब सपोर्ट करने का काम करेंगे और इस देश की और इस प्रदेश में स्थापित करने का काम करेंगे। अभी भैया मनोज भैया अभी अपने गाना के माध्यम से कह रहे थे कि हमें सम्राट चाहिए। मुझे लगता है अब सम्राट बनाने का मौका आ गया है, क्योंकि हम सब भगवान बुद्ध के त्रिशरण का जो तीसरा नियम है उसमें कहते हैं कि संगम शरणम गच्छामि, हमें संघ की तरफ ध्यान देना चाहिए और संघ जो मजबूत है उसको सपोर्ट करना चाहिए। बस मैं यही संदेश आप सबको देना चाहता हूं और इस बुद्ध कथा के माध्यम से इस गंगा की तलहटी में जहां पर मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैं अपने कायमगंज के हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए आता हूं ताकि हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन जो भी गरीब परिवार के लोग हैं जिनको बेहतरीन चिकित्सा नहीं मिल पाती थी और चिकित्सा की अनुपस्थिति में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी। चूंकि मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, कैंसर के लिए लोग दिल्ली या बॉम्बे जाया करते थे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है
कि मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ काम करने का मौका मिला। कभी मैं सोचता था कि अमेरिका में रह के मैं ऑपरेशन करने का काम करूंगा, लेकिन अमेरिका के लिए मैंने परीक्षा भी दी और पास भी की। लेकिन मैंने जब अपने कुल को देखा, अपने समाज को देखा, अपने क्षेत्र को देखा, तो मैंने वो ऐसो आराम वाली जिंदगी से परित्याग करने का काम किया और आप लोग के बीच में आने का काम किया। मुझे खुशी इस बात की है कि लगातार 2013 से मैं आप लोगों के बीच में हर शनिवार और इतवार को, पहले शनिवार और इतवार को आया करता था, लेकिन आप लोगों की जब ज्यादा भीड़ हो गई तो मैंने 3 दिन निर्धारित कर दिए, शनिवार, इतवार और सोमवार। मेरे हॉस्पिटल में आज तक कोई भी आया होगा, मैं अगर बहुत गुस्से में रहा हूं तो अलग बात है, लेकिन गुस्सा मुझे कभी आता नहीं। आज तक का मेरा नियम है कि अपने अस्पताल पे, मेरे अस्पताल पे जो भी आता होगा उसको ये फील होता होगा ये मेरा हॉस्पिटल है। सही मायने में जो कायमगंज का हॉस्पिटल है वो आपका हॉस्पिटल है। मैं तो वहां एक नौकर की तरह काम करने आता हूं। जैसे भगवान बुद्ध के राजवैद्य जीवक थे, जीवक ने भगवान बुद्ध की जीवन पर्यंत सेवा की। मैंने भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा, लेकिन आप सब भगवान बुद्ध के वंशज हैं, भगवान बुद्ध के अंश हैं। माँ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अंश हैं। इसलिए मैंने आप सबको बुद्ध का अंश समझते हुए आप सबकी जीवन पर्यंत एक डॉक्टर बनने के साथ, चूंकि एक डॉक्टर बनकर तो सेवा कर ही रहा हूं, लेकिन पिछले 6 से 7 साल सेवा करने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंसर अभी खत्म नहीं हुआ है और इस कैंसर को खत्म करने के लिए मुझे प्रदेश लेवल पर जरूरत है। इसलिए मैंने राजनीति का माध्यम समझा और राजनीति के द्वारा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, आप सबके बीच में जो समाज में कैंसर रूपी फैला हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश से कैंसर खत्म करने का काम करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जिस तरह से 6-7 साल से हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करते रहे हैं, मैं भी राजनीति में पहुंचूंगा तो आपके मान और सम्मान को सबसे नंबर 1 पर रखूंगा। और आज जो मान और सम्मान हमारे शाक्य समाज का गिरा है, जहां भगवान बुद्ध को दुनिया मानती है, सम्राट अशोक का एशिया पे राशन साम्राज्य हुआ करता था, और इस सरकार ने हमारे मान और सम्मान की धज्जियां उधेड़ दी हैं। हमारे समाज के जो नेता हैं उनको इस उत्तर प्रदेश में स्टूल मंत्री के नाम से पहचाना जाता है। इसलिए जो हमारा मान और सम्मान गिरा है, उस मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए डॉक्टर नवल किशोर राजनीति में आया है। और आपको मुझे पूरा भरोसा है आपके मान और सम्मान को नंबर 1 पर रखा जाएगा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, विशेष धन्यवाद दूंगा सबसे ज्यादा जगतपाल साक्य और गंगाचरण जी। अगर ये लोग अस्पताल पर न बैठे होते तो शायद आज मैं आप लोग के बीच में नहीं आ पाता, क्योंकि इतने ज्यादा मरीज थे अस्पताल में और मैं इतना ज्यादा थक भी गया था कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, डॉक्टर के साथ में मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आप लोगों का जो जिस तरह से जो प्यार है, इतनी रात में आप जो बैठे हुए हैं,
इसके चलते मैंने आप लोगों के बीच में आने का काम किया। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई जगतपाल साकी जी, प्रमोद कुमार साकी जी, पप्पू साकी जी, सुनील साकी जी, बिंटू साकी जी, नाहर सिंह साकी जी, रवि कुमार साकी जी, राम बरन जी, बदन सिंह जी, माननीय संजीव कुमार साकी बौद्ध जी, प्रहलाद साकी जी, रूम सिंह जी, रामोतार साकी जी, डॉक्टर ध्रुव सिंह जी, डॉक्टर सुग्रीव कुमार जी, हेवरन सिंह साकी जी, बीडीसी सदस्य रमेश कुमार बौद्ध जी, और अटेना के हमारे मित्र और हमारे भाई डॉक्टर गुप्ता जी, इनका भी हमेशा हर हफ्ते में 2-4 मरीज जरूर लेके जाते हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी जो कमेटी, गायक कमेटी है, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं माताओं और बहनों को दूंगा, क्योंकि इतनी राहत में वो सब बैठी हुई हैं। इन माताओं और बहनों के साथ आप सबको मैं विराम करने से पहले इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो मान और सम्मान जो 4.5 साल में गिरने का काम किया है, उसको सर्वों पर उठाने का काम करूंगा। और यहाँ की जो कमेटी है, भंडारा वगैरह हो रहा है, भंडारा होगा, कोई बोल नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कायमगंज में आओ, सबका भंडारा कायमगंज में कराऊंगा। अगर हो रहा है तो बोलो। चलिए, अगर भंडारा होता है तो ठीक है। मेरा संदेश ये है कि बहुत सारे लोग जो अभी घरों में सो रहे होंगे, बड़ा भंडारा नहीं करो तो छोटा भंडारा कर देना और एक खीर का दान कर देना। और उस खीर दान के लिए मैं 5,000 रुपया यहाँ की कमेटी को अंशदान के रूप में देके जा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं और बहनों के चरणों में पुनः शीश झुकाकर मैं वंदन करता हूँ, और हमारे पिता तुल जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब के नमन करता हूँ, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि अगली बार बुद्ध कथा होगी वो दिन में आने का काम करूंगा। और हो सकता है 2022 में परिवर्तनशील समय है। अगर समय, अभी तो मैं डॉक्टर नवल किशोर के हिसाब से आया हूं, आगे कुछ और हिसाब से आया हूं। आप सब लोग शुभकामनाएं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जग से सुंदर है ये कर्म भूमि मौर्यों की। सारे जग से सुंदर है ये कर्म भूमि मौर्यों की। सारे जग से सुंदर है ये धर्म भूमि मौर्यों की। कौन सी भूमि? ये भारत भूमि कर्म और धर्म भूमि ये मौर्यों की है। सारे जग से सुंदर है और सारे जग से सुंदर है।